Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दोस्तों, अक्टूबर 2022 में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में बढ़ते क्राइम के ऊपर एक टीवी इंटरव्यू में बयान दिया था। देखा जाए तो तब उनका कहना था कि जब भी हम पेरिस में बढ़ते क्राइम को ऑब्जर्व करते हैं, ये बात साफ हो जाती है कि फ्रांस में एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्राइम्स के लिए फॉरेनर्स ही जिम्मेदार हैं। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिल जाता है जब एक 17 साल के अल्जीरियन लड़के को पुलिस ने गोली मार दी और उसके बाद से पूरे फ्रांस में इमिग्रेंट्स सड़कों पर आ गए और गवर्नमेंट एंड पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। दोस्तों, देखा जाए तो उनके प्रोटेस्ट ने देखते ही देखते हिंसा की राह पकड़ ली और पूरा फ्रांस ही दंगों का शिकार हो गया। लेकिन ये कोई पहला केस नहीं है जब फ्रांस में इमिग्रेंट्स की भीड़ सड़कों पर दंगे करते हुए और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में लगी है, बल्कि फ्रांस में सिलसिला 1979 से ही लगातार देखने को मिल रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि फ्रांस ही अकेला ऐसा देश नहीं है। दरअसल इमिग्रेशन से बढ़ते क्राइम का शिकार लगभग हर वो यूरोपियन देश है जहां लोग बड़ी संख्या में माइग्रेट करके पहुंचे हैं। दोस्तों, जर्मनी और स्वीडन का एग्जांपल लें तो जर्मनी में 1990s से ही इमिग्रेशन की वजह से जहां क्राइम का रेट बढ़ा है, वहीं स्वीडन के लोग भी अपने यहाँ के मुस्लिम माइग्रेंट्स से परेशान हो चुके हैं। और आपने रिसेंटली देखा होगा किसी वजह से स्वीडन में कुरान बर्निंग वाले प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं। ऐसे में इस तरह से देखें तो यूरोप का एक बड़ा हिस्सा आज अपने कल्चर और डेवलपमेंट मॉडल के लिए नहीं, बल्कि इमिग्रेशन पॉलिसीज और दोस्तों यूरोप में बढ़ते क्राइम और राइट्स के पीछे अगर इमिग्रेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को समझना है, ऐसे में इसको सबसे पहले फ्रांस के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों, फ्रांस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से अपने यहाँ होने वाले मल्टीकल्चरल इमिग्रेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस ने न सिर्फ यूरोप से आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए बल्कि फ्रेंच कॉलोनी से आने वाले लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर नजर डालेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि फ्रांस ने ज्यादातर नॉर्थ अफ्रीका और अरब कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बनाई थी और यहाँ से इस्लाम को फॉलो करने वाली मुस्लिम पॉपुलेशन भी लाखों की संख्या में फ्रांस में आकर बसने लगी। देखा जाए तो 1970s की शुरुआत में ही फ्रांस अपने आने वाले इमिग्रेंट्स को उनकी फैमिली के साथ फ्रांस की सिटीजनशिप भी ऑफर करने लगा और इस तरह से इमिग्रेंट्स जो सिर्फ पहले काम की तलाश में आते थे, अब वो फ्रांस में सेटल्ड होने के लिए आने लगे। लेकिन इसके साथ ही धीरे धीरे फ्रांस के लोगों में यह धारणा बनने लगी कि बाहर से आकर बसने वाले लोग उनके बहुत से रिसोर्सेज और राइट्स पर कब्जा कर लेंगे। और ऐसे में फ्रांस में इमिग्रेंट्स यानी कि मुस्लिम कंट्रीज से आने वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ खासतौर पर लोकल कम्युनिटीज और ग्रुप्स में एक नफरत का भाव बढ़ने लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1974 के बाद फ्रांस ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज किया, जिसे एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी भी कहा गया। दोस्तों, उसके बाद फ्रांस में इलीगल इमिग्रेशन बढ़ने लगा और जैसे ही इलीगल इमिग्रेशन फ्रांस में शुरू हुआ, वैसे ही इमिग्रेंट्स की वजह से होने वाले क्राइम्स, राइट्स और वायलेंस जैसे इवेंट्स भी बढ़ गए। दोस्तों, देखा जाए तो लास्ट 2 डिकेड्स में लाखों लोगों ने लार्जली और इलीगली दोनों तरीके से फ्रांस में एंटर किया और ये इमिग्रेंट्स अक्सर ही अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ गेटोज में रहने लगे। दूसरे लोग फ्रांस की लोकल पॉपुलेशन के साथ ज्यादा मिक्स नहीं होते और अलग अलग तरह की और जॉब्स में काम करते हैं, जिसमें ड्रग्स और आर्म्स की लोकल स्मगलिंग बहुत कॉमन है। और ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि फ्रेंच पुलिस और पब्लिक अथॉरिटीज इन कम्युनिटीज के एरिया में कोई भी इंटरवीन नहीं करती हैं। दोस्तों, ऐसे में लोगों तक फ्रांस गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम नहीं पहुंचती है और न ही फ्रांस की पुलिस उन तक पहुंच पाती है और ये लोग बहुत ही आसानी से इलीगल काम करते रहते हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट को भी एक बड़ी वजह माना जाता है। दोस्तों, फ्रांस में अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करें तो 2021 के डेटा के मुताबिक जहां फ्रांस के लोकल पॉपुलेशन के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% है, वहीं इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.3% है, जिसे साल तक 15% तक होने का अनुमान लगाया गया है। और इसलिए भी इन लोगों के मन में फ्रेंच गवर्नमेंट को लेकर एक निराशा शुरू से ही रही है, जिसका रिजल्ट फ्रांस के सब अर्बन एरियाज में होने वाले राइट्स के रूप में देखने को मिलता रहा है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1979 से। दरअसल इस साल वॉल्क्स एंड वैली नाम की जगह पर कार चोरी करते हुए एक टीन इमिग्रेंट को पुलिस ने अरेस्ट किया और दोस्तों, इस अरेस्ट के बाद उस लड़के ने अपने हाथ की नस काट ली, जिसे पुलिस ब्रूटैलिटी का आउटकम मानते हुए पुलिस और स्टेट के खिलाफ इमिग्रेंट सड़कों पर उतर आए और दंगा करने लगे। दोस्तों, इसके अलावा 1991 में नॉर्थ पेरिस के इलाके में इमिग्रेंट्स ने एक डिपार्टमेंट स्टोर और बहुत सी कार्स में आग लगा दी थी और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि सुपरमार्केट के सिक्योरिटी गार्ड ने अरब टीनेजर को गोली मार दी थी। फिर इसके 1 साल बाद ही वोलैक्स एंड वैलिन में एक पुलिस स्टेशन को मुस्लिम इमिग्रेंट्स ने आग के हवाले कर दिया और दोस्तों, उसका कारण था 18 साल का मोहम्मद बहरी, जिसे पुलिस द्वारा गोली मार दी गई थी। और इसकी वजह यह थी कि मोहम्मद बहरी पुलिस के रोड ब्लॉक करने के बावजूद भी उसी ओर कार चलाकर जा रहा था। दोस्तों, उसके बाद भी 1995, 1997
और 1998 में फ्रांस के सबर्ब एरियाज में ऐसे दंगे देखने को मिलते रहे, जिसे ज्यादातर मुस्लिम माइग्रेंट्स के द्वारा स्टेट और पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, फ्रांस को उसकी लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी का असली नुकसान तब उठाना पड़ा जब साल 2005 में 3 वीक्स तक चले दंगे में पूरा फ्रांस ही जल उठा और सरकार इसे कंट्रोल करने में असफल रही। देखा जाए तो मजबूरी में सरकार को स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ी। और दोस्तों, ये पहली स्टेट इमरजेंसी थी जिसे फ्रांस की गवर्नमेंट ने इमिग्रेंट्स के वायलेंस की वजह से लगाया था, और इसका कारण ये था कि फ्रांस में हालात सिविल वॉर जैसे हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी फ्रांस में दंगों का सिलसिला थमा नहीं। ऐसे कई बड़े दंगे लगातार देखने को मिलते रहे। और कुछ अगर रिसेंट एग्जांपल्स की बात करें तो साल 2017 में फ्रांस में लगातार 2 हफ्तों तक राइट्स चले, और इसका भी कारण पुलिस की ब्रुटैलिटी को ही बताया गया था। और दोस्तों, आज फिर से फ्रांस उसी कंडीशन में आ गया है जब पुलिस की एक गोली के बदले फ्रांस के इमिग्रेंट्स ने पूरे देश को ही दंगे की आग में झोंक दिया है। देखा जाए तो फ्रांस के राइट्स का असर उसके पड़ोसी देशों जैसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी तक में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इन सब के पीछे फ्रांस की लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। दोस्तों, स्वीडन की बात करें तो लास्ट 2 डिकेड्स में फ्रांस की तरह ही स्वीडन में भी इमिग्रेशन बड़े पैमाने पर हुआ है, और यहाँ पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स अपने देशों में चल रहे सिविल वॉर या फिर टेररिज्म से बचने के लिए आए हुए हैं। और इसके चलते लास्ट 2 डिकेड्स में स्वीडन की फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन डबल हो गई है, जो कि देश की टोटल पॉपुलेशन की 1/5 है। और दोस्तों, यही वजह है कि स्वीडन में इन इमिग्रेंट्स से अनकंफर्टेबल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। देखा जाए तो स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश पिछले साल से ही लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि अप्रैल 2022 में डेनिश स्वीडिश पॉलिटिशियन रामसस पालुदान के कहने पर स्वीडन में जगह जगह पर कुरान को जलाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से पूरे स्वीडन में ही दंगे फैल गए थे। दोस्तों, देखा जाए तो हिंसा ज्यादातर उन इलाकों में देखने को मिली थी जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन का डोमिनेशन था। और पिछले साल की तरह रिसेंटली एक बार फिर से स्वीडन में कुरान को अलग अलग जगहों पर जलाया गया, जिसे लेकर पूरे देश में डर का माहौल है। और इस तरह से देखें तो स्वीडन ने मुस्लिम इमिग्रेंट्स को अपने देश में असाइलम जरूर प्रोवाइड करा दी है, लेकिन वहां की सरकार इन्हें देश के साथ इंटीग्रेट करने में असफल रही है। दोस्तों, स्वीडन के बाद जर्मनी की बात करें तो जर्मनी को उन यूरोपियन कंट्रीज में कंसीडर किया जाता है जहां पर इमिग्रेशन लार्ज स्केल पर देखने को मिलती रही है। दोस्तों, देखा जाए तो जर्मनी में भी 1980s के बाद अरब और कुर्दिश लोग हजारों की संख्या में माइग्रेट करने लगे। हालांकि जर्मनी में इन लोगों को काम भी मिला, लेकिन कई ऐसी मुस्लिम फैमिलीज थी जो यहाँ की सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकी। और आज की रियलिटी ये है कि एक्सटेंडेड अरब एंड कुर्दिश फैमिली का मेन सेंटर बर्लिन और उसके आसपास के इलाके हैं, जहाँ ये लोग इलीगल ड्रग्स और इलीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम करते हैं। साथ ही इसके अलावा कई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में भी आज इनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर बात फ्रांस की हालत की करें तो अभी जर्मनी के हालात फ्रांस जैसे नहीं हुए हैं, लेकिन इसी साल न्यू ईयर की शाम जिस तरीके से फायरवर्क्स की मदद से इमिग्रेंट्स ने बर्लिन की सड़कों को डराया था, दोस्तों उससे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जैसे जैसे ये लोग बढ़ेंगे जर्मनी भी फ्रांस जैसी स्थिति में पहुंच सकता है। दोस्तों, इस तरह से देखें तो लगभग पूरे यूरोप में आज यही हाल है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि इमिग्रेंट्स अक्सर ऐसे क्राइम, वायलेंस और राइट जैसी घटनाओं में शामिल क्यों रहते हैं। दोस्तों, अगर एक बार हम यूरोप में इमिग्रेंट्स के द्वारा क्रिएट किए जाने वाले प्रॉब्लम को क्रिटिकली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस वायलेंस, क्राइम और राइट्स के लिए मुस्लिम इमिग्रेंट्स को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल वहाँ की सरकार, पुलिस और लोकल पॉपुलेशन का भी होता है। हम अगर इसे फ्रांस के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो फ्रांस में जितने भी राइट्स या फिर लार्ज स्केल पर वायलेंस के इवेंट्स हुए हैं, देखा जाए तो उन सब में पुलिस की ब्रूटैलिटी एक कॉमन थ्रेड रही है, जहां फ्रांस की पुलिस अपने राइट्स का अनएथिकल तरीके से यूज करके सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान करती है जो अरब या फिर मुस्लिम कंट्रीज से आए हुए हैं। दोस्तों, अगर 2022 के एक डेटा को देखें तो पिछले साल फ्रांस में पुलिस ने 138 कार्स पर फायरिंग करी थी, जिसमें 13 लोग मारे गए और इसमें सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम इमिग्रेंट्स की ही थी। देखा जाए तो फ्रांस में आमतौर पर पुलिस ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर व्हाइट लोगों को छोड़कर अरब और ब्लैक लोगों को रोक लेती है, और ऐसे में जब वो फ्रांस की पुलिस के इस भेदभाव का विरोध करते हैं या फिर नहीं रुकते हैं तो पुलिस उनके ऊपर गोली चला देती है। दोस्तों, हर बार पुलिस जब ऐसे इस्लामिक ओरिजिन वाले लोगों को परेशान करती है तो इसी के चलते वायलेंस या फिर राइट्स देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो बहुत सारी स्टडीज ये दावा करती हैं कि सरकार भले ही फ्रांस में बढ़ते क्राइम के लिए इमिग्रेंट्स को जिम्मेदार मानती है, लेकिन इमिग्रेंट्स और क्राइम के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ उनके एक नेगेटिव इमेज को प्रोपोगेट करने के लिए कही जाने वाली बात है। दोस्तों, अगर फ्रांस सरकार के सेकुलरिज्म को समझें तो जिस सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस फ्रांस में होती है उसे लैसिटे या फिर लैशाइड कहा जाता है। देखा जाए तो 2018 में ही फ्रांस की गवर्नमेंट ने
रेस वर्ड को इसलिए अपने कानून से हटा दिया था क्योंकि फ्रांस एक होमोजीनियस सोसाइटी की कल्पना करता है और लैशाइट यानी कि अपने कानून का इस्तेमाल इसी होमोजीनिटी को अचीव करने में किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस इस्लाम की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कानून मानते हैं। दोस्तों देखा जाए तो लैशाइट इस्लाम के अगेंस्ट कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है कि पब्लिक प्लेस पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने या हिजाब लगाने पर बैन लगाने, मुस्लिम मेल्स को दाढ़ी बढ़ाने और टोपी लगाकर अपनी रिलीजियोसिटी शो करने से भी मना किया जाता है। जिसके पीछे फ्रेंच गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि अगर सब लोग अपने रिलीजन को प्रमोट करते हुए घूमेंगे तो फ्रांस जिस सेकुलरिज्म की बात करता है वो उससे मैच नहीं करेगा। लेकिन इस्लामिक इमिग्रेंट्स ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट मानते हैं जो स्टेट और मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की एक बड़ी वजह है। साथ ही दोस्तों आज जिस तरीके से फ्रांस में माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज्ड किया जाता है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बुरा है। दोस्तों फ्रांस में ब्लैक एडवोकेसी ग्रुप क्रैन का एक सर्वे भी फ्रांस की हकीकत को बयान करता है। साल 2023 का क्रैन का सर्वे कहता है कि ब्लैक और मिक्स्ड रेस के 10 में से 9 लोगों ने माना है कि उन्हें अपने डेली लाइफ में रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों सर्वे से पता चलता है कि फ्रांस में वाकई हालात बिगड़े हैं। साल 2007 के सर्वे में भी 56% लोगों ने इस भेदभाव की बात को एक्सेप्ट किया था, लेकिन देखा जाए तो अब ये नंबर्स कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों फ्रांस के साथ ही अगर पूरे यूरोप की बात करें तो लगभग हर जगह पर ही इमिग्रेंट्स को रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है। और इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें स्वीडन में देखने को मिला है, जहां पर लोग कुरान को ही जलाने लगे हैं। और दोस्तों फ्रांस में फैले राइट्स की वीडियो को ट्वीट करते हुए पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप की इस्लामोफोबिक माइंडसेट को और क्लियरली दिखा दिया है। दरअसल पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फ्रांस जलता हुआ नजर आ रहा है और उसी वीडियो में पीसफुल पोलैंड को दिखाकर ये कंपेयर किया गया है कि पोलैंड में आज यूक्रेन से आए इमिग्रेंट्स पीसफुली रहकर अपना काम कर रहे हैं और दूसरी ओर फ्रांस जल रहा है क्योंकि उसने मुस्लिम माइग्रेंट्स को असाइलम प्रोवाइड कराया, जबकि पोलैंड ने मुस्लिम माइग्रेंट्स को कभी भी अपने देश में जगह नहीं दी। दोस्तों ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि इमिग्रेंट्स बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में बतौर माइनॉरिटीज बहुत सी प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिक्स और फेक लिबरलिज्म को दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। दोस्तों यूरोप ने 20वीं सेंचुरी में इमिग्रेशन के नाम पर जब अपने दरवाजे खोले तो नॉर्थ अफ्रीका और अरब देशों के बहुत से लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप चले गए। लेकिन आज एक तरफ जहां उन्हें रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ब्रूटैलिटी भी उन्हीं के हिस्से में आती है। दोस्तों अब क्योंकि वो जिस जगह से आए हैं वहां पर वापस नहीं जा सकते हैं, ऐसे में कहीं न कहीं अपने होमलैंड की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने ही उन्हें वहां से बेघर किया था, जो कि आज भी बनी हुई है। और इसलिए उन्हें जब यूरोप में भी सप्रेस किया जाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन देखते ही देखते वो कब दंगों की शक्ल ले लेता है कि किसी को भी पता नहीं चलता है। हालांकि दोस्तों इस बात से जस्टिफाइड नहीं हो जाता है कि इमिग्रेंट्स के द्वारा की जाने वाली वायलेंट एक्टिविटी सही है। देखा जाए तो कहीं न कहीं यूरोप को अपने सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में ही बदलाव करने की जरूरत है, जिसके लिए हमारा प्यारा भारत एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है, जहाँ की मल्टी कल्चरल सोसाइटी कोई 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि भारत में सदियों से अलग अलग कल्चर के लोग अपनी एथनिसिटी के साथ पीसफुली रहते आए हैं। दोस्तों अब बारी है आज की सवाल की। हमारा सवाल ये है कि क्या सच में इमिग्रेंसी यूरोप की प्रॉब्लम्स का कारण है या फिर दोस्तों इन देशों की पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है? By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.